एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है। ये जनरली क्या है, एटम्स के बारे में बात करता है। ये किसके बारे में बात करता है, एटम्स के। एटम्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु के बारे में बात करता है। और सबसे पहले इसको किसने दिया था, कणंक नामक एक ऋषि थे जो इंडिया के, कणंक नामक जो ऋषि थे जो इंडिया के थे, उन्होंने ही दिया था। लेकिन क्या होता है ना कि जब पुराने जमाने में दिया गया तो इनकी बातों को माना नहीं गया, मतलब एक लिखित प्रमाण नहीं मिला था। सबसे पहले किसने दिया था, कणंक नामक ऋषि ने, इंडिया के ही थे। उन्होंने ही बताया था कि कोई भी तत्व जो है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होता है वो क्या होता है, हमारा एटम। ये कणंक ने ही दिया था, लेकिन क्या हुआ, माना नहीं गया, लिखित प्रमाण नहीं मिला, ठीक। तो उसको खंडित कर दिया गया, उनकी बातों को नेग्लेक्ट कर दिया गया कि कोई सिद्धांत, लेकिन दिया उन्होंने ही था। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसको जो एटम्स होता है उसको ग्रीक शब्द से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो एटम्स जो होता है इसको लिया गया एटोमिया शब्द से। किससे लिया गया, एटोमिया शब्द से, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड है, ये क्या है, ग्रीक वर्ड। इसका मतलब क्या होता है, अनकटेबल। इसका मतलब क्या होता है, अनकटेबल, अनकटेबल। अब इसका तो आप मतलब जानते होंगे, जो काटा नहीं जा सकता। अनकटेबल का मतलब क्या होता है, जो काटा नहीं जा सकता। इसको कहाँ से लिया गया, ग्रीक वर्ड से लिया गया, एटोमिया। एटम को एटोमिया से लिया गया, मतलब ग्रीक वर्ड एटोमिया से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है, अनकटेबल, जिसको काटा नहीं जा सकता। एक मतलब क्या बोला गया कि एटम को क्या किया जा सकता है, काटा नहीं जा सकता। क्या किया जा सकता है, काटा नहीं जा सकता है। मतलब कोई भी एटम है वो इतना छोटा पार्टिकल्स है, इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है कि उसको हम लोग कट नहीं कर, ठीक है। तो कहाँ से लिया गया, ग्रीक से लिया गया, ग्रीक शब्द एटोमिया से लिया गया, ठीक है, जिसका मतलब होता है अनकटेबल। क्या होता है, अनकटेबल, जिसको काटा नहीं जा सकता। यही हमारा एटम। अब इसको दिया किसने, इसको दिया डाल्टन ने। किसने दिया, डाल्टन। ये डाल्टन ने दिया। अब ध्यान दीजिएगा, जो डाल्टन दिए थे वो कोई ऐसा नहीं था कि साइंटिस्ट थे, ये साइंटिस्ट नहीं थे, एक किसी भी स्कूल या कॉलेज के प्रोफेसर थे, क्या थे, या प्रिंसिपल थे। उन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत को दिया। किसने दिया था, डाल्टन। किसने दिया था इसको, डाल्टन ने दिया था। और कब दिया था, सबसे पहले इन्होंने ही सोचा था एटम्स के बारे में। सबसे पहले कणंक ऋषि ने सोचा था, लेकिन उसके बाद किसने सोचा, डाल्टन। तो डाल्टन का लिखित प्रमाण है, इसलिए हम इसको मानते हैं। कब दिया था, 808 में। कब दिया गया था, 880, ठीक है, 1880, ठीक है, 1808 ईस्वी में दिया गया। अब इन्होंने क्या बोला, देखो इससे पहले भी आदमी को थोड़ा बहुत नॉलेज था, लेकिन कोई दिया नहीं था। इन्होंने ये बोला, जो भी मैटर है, जो भी मैटर तो आपको पता है, पदार्थ, जो भी मैटर है, ये मैटर, ये किससे मिलके बना हुआ है, ये किससे मिलके बना हुआ है, परमाणु से, एटम से मिलके बना हुआ है। तो कोई भी मैटर जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, एटम से मिलके बना होता है। तो कोई भी मैटर है, किससे मिलके बना हुआ है, हमारा एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो एटम है मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। जो डाल्टन ने बोला कि जो हमारा मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन होगा, एटम, ठीक है। कि ये सबसे छोटे पार्टिकल किससे मिलके बना हुआ है, ये छोटे पार्टिकल से तो मिलके बना हुआ है, टीनी पार्टिकल से। जो टीनी पार्टिकल्स है वो क्या, हमारा एटम है। इन्होंने ये बोला कि जो हमारा मैटर है वो किससे मिलके बना हुआ है, एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक। इन्होंने ये बोला। और इसके बाद उन्होंने क्या बोला, ठीक है, उन्होंने बोला जो एटम होता है इसे हम काट नहीं सकते, मतलब कि इसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से क्या है, बहुत छोटा है। इतना छोटा है एटम, इतना छोटा है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कट नहीं कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं। मतलब कि एटम को और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। मतलब समझ में आ रहा है, जो हमारा परमाणु है उसको और छोटा नहीं किया जा सकता। मतलब बोल दिया
कि ये जो मैटर है इसमें सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो हमारा क्या है, एटम है। बातें समझ में आ गया। इन्होंने डाल्टन ने बोला और सर्वप्रथम किसने बोला, डाल्टन ही बोला, ठीक है, तब 1880। ठीक, यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं। फिर इसके बाद क्या बोला, ये ध्यान दो, इन्होंने बोला कि अगर मान लो कोई एलिमेंट है वो किससे मिलके बना हुआ है, कोई एलिमेंट मान लीजिए सोडियम है या पोटेशियम है या कोई भी एल्यूमिनियम है, ये किससे मिलके बनता है, एटम से मिलके बनता है। ये किससे मिलके बनता है, एटम से मिलके बनता है। यहाँ पे बातें समझ में आ रहा है, एटम से मिलके बना। तो ये बोलते हैं कि अगर सोडियम का जो एटम है, सोडियम में जो एटम प्रेजेंट है उसका जो साइड होगा, शेप होगा, केमिकल प्रॉपर्टी होगी, सारी सेम होगी। मतलब समझ में आया क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि कोई भी एलिमेंट जब किससे मिलके बनता है, एटम से मिलके बनता है। कोई भी एलिमेंट किससे मिलके बनता है, एटम से मिलके बनता है, परमाणु से मिलके बनता है। तो इन्होंने बोला ऐसा तो होगा नहीं कि सोडियम को बनाने में एक ही एटम की जरूरत पड़ी होगी, बहुत सारे एटम की जरूरत पड़ी होगी। तो जितने भी एटम की जरूरत पड़ी, मानो बहुत सारे एटम जुड़ के क्या हुआ, हमारा एलिमेंट बना है। तो जो सेम एलिमेंट में जितने एटम्स हैं, सेम एलिमेंट में जितने एटम हैं, सबके क्या होंगे, सबके साइज क्या होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे। सबका शेप क्या होगा, समान होगा, और सबकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, इक्वल होगी। समझ में आया? पहला इनका प्रॉपर्टी समझ में आया क्या उन्होंने बोला, इन्होंने ये बोला कि समान एलिमेंट में जो एटम प्रेजेंट है, समान एटम प्रेजेंट होंगे, इक्वल एटम प्रेजेंट होंगे। अगर इसमें जो एटम प्रेजेंट होगा वो सारे एक ही एटम होंगे, सोडियम बनाने में सारे एक ही एटम प्रेजेंट होंगे, और सब एटम्स का साइज इक्वल होगा, शेप इक्वल होगा एंड केमिकल प्रॉपर्टी इक्वल होगी। अगर ये जिस तरह का साइज होगा, मान लेते हैं स्फेरिकल साइज होगा, तो उसके सारे एटम्स का कौन सा साइज होगा, स्फेरिकल साइज होगा। रेक्टेंगुलर होगा तो क्या होगा, सारे एटम का साइज रेक्टेंगुलर होगा। स्क्वायर होगा तो सारे एटम का साइज स्क्वायर होगा। शेप जैसा शेप होगा वैसे सारे एटम का शेप होगा। केमिकल रिएक्शन जैसा ये दिखाएगा वैसा सारे केमिकल, मतलब कि एक एटम जैसा उसमें केमिकल दिखाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी दिखाएगा, सारे एटम्स क्या होंगे, सेम केमिकल प्रॉपर्टी क्या करेंगे, दिखाएंगे। क्लियर हुआ कि सेम एलिमेंट में जो एटम से मिलके बना हुआ है, बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ है, सारे एटम्स के साइज, शेप एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है? तो इसी तरह तो पोटेशियम भी किसी एटम से मिलके बना होगा, पोटेशियम भी तो किसी एटम से मिलके बना होगा। तो पोटेशियम में भी जितने एटम्स होंगे सबके साइज, शेप और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगे। पोटेशियम भी तो किसी भी एटम से मिलके बना होगा, ऐसा तो होगा नहीं केवल एक एटम से मिलके बना होगा, बहुत सारे एटम से मिलके बना होगा। और बहुत सारे एटम से मिलके बना होगा तो सबके साइज सेम होंगे, सबके शेप सेम होंगे और सबके केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। बातें समझ में आ रही है? तो इन्होंने बोला कि जो भी एटम इन्वॉल्व होता है किसी एलिमेंट को बनाने के लिए, अगर सेम एलिमेंट में जो एटम्स हैं सबके साइज, शेप एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम। बातें क्लियर है? यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? लेकिन क्या होता है इन दोनों के एटम में क्या होते हैं, डिफरेंट, मतलब इसका एटम डिफरेंट साइज से केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा और इसका एटम क्या होगा, डिफरेंट साइज से केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। मतलब समझ में आ रहा है? आपस में ये सब सेम होंगे, सोडियम के एटम आपस में सेम होंगे, लेकिन अगर इसका पोटेशियम के एटम से क्या किया जाए, कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए, तो इसके एटम का शेप अलग होगा, साइज अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा। किसके प्रति, इसके एटम। मतलब समझ में आ रहा है? बातें समझ में आ रही है? इसका आइटम कुछ और प्रॉपर्टी शो करेगा, इसका आइटम कुछ और प्रॉपर्टी शो करेगा। यही कौन बोला था, यही हमारे डॉक्टर। बातें समझ में आ रही, कहानी समझ में आई क्या हुआ? इन्होंने ये बोला कि इसके आइटम के साइज शेप आपस में बराबर होंगे और इसके अपने आइटम के साइज, शेप और केमिकल प्रॉपर्टी बराबर होंगे, लेकिन इन दोनों का अगर कंपेयर किया जाए इसके आइटम और इसके आइटम में, तो क्या होगा, ये अपना अलग प्रॉपर्टी शो करेगा और ये अपना अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। तो तुम लोग से एक क्वेश्चन है, क्या पोटेशियम और एल्यूमिनियम के जो एटम होंगे आपस में प्रॉपर्टी सेम शो करेंगे? नहीं शो करेंगे। समझ में आया? तो ये सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने। तो डाल्टन के सिद्धांत आप लोगों को समझ में आ रहा? क्लियर है? बातें समझ में आ रहा? और इन्होंने एक और बात बोला, इन्होंने एक और बात क्या बोला था, मास। इन्होंने एक बात और क्या कहा था, जो हमारा क्या होता है, एटम होता है, एटम नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म।
क्या मास, मास के बारे में भी इन्होंने ये जानकारी दी। इन्होंने मास के बारे में भी ये जानकारी दी, मास भी नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मास को हम बनाया नहीं जा सकता या नष्ट नहीं किया जा सकता, बस इन्होंने क्या किया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया, चेंज किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद कहानी सुनिएगा। इसके बाद ये होता है, ये लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन को फॉलो करता है, संयोजन के नियम को फॉलो करता है। कौन कौन से लॉ को फॉलो करता था? तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आज सुबह ही पढ़ाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को क्या करता है, ये फॉलो करता है, ठीक है। मतलब कि ये किस लॉ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं करता है? बिल्कुल कर रहा है। जो हमारे 5 लॉ हैं उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन उसमें से केवल एक लॉ को इन्होंने फॉलो नहीं किया, इसमें से केवल एक लॉ को इन्होंने फॉलो नहीं कर पाया, इसको गैलीलियो लॉ, ठीक है। गैसियस लॉ को इन्होंने फॉलो नहीं किया क्योंकि इसके बारे में इन्होंने जानकारी नहीं दी। सारे लॉ के बारे में जानकारी दी, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के सारे लॉ के बारे में जानकारी दी, बस किसके बारे में जानकारी नहीं दी, गैलीलियो लॉ के। गैसियस लॉ के बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। किस लॉ के बारे में जानकारी नहीं मिलता है, गैसियस लॉ के बारे में कोई जानकारी इन्होंने उसके बारे में नहीं बताया। तो यही हमारा क्या था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आप लोगों को समझ में आया अच्छे से? हाँ, तो फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि रिवीजन टाइप का है। सुनिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या हुआ, सबसे पहले कर्ण नामक ऋषि ने दिया था, ठीक है, कर्ण नामक ऋषि ने दिया था, लेकिन उनकी बातों को माना नहीं गया। समय के साथ साथ फिर आगे बढ़ते गए। तो सबसे पहले इसके बारे में किसने जानकारी दी, 1808 में, 1808 में सबसे पहले डाल्टन ने इसके बारे में जानकारी दी। इन्होंने क्या बोला, मैटर, जो मैटर होता है क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना, सॉरी, जो मैटर होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एटम्स। एटम्स क्या होता है, डिवाइड नहीं होता। इन्होंने क्या बोला, एटम्स क्या होता है, डिवाइड नहीं होता है, एटम्स को काटा नहीं जा सकता है या नहीं, ठीक है, क्लियर है। एटम्स को काटा नहीं जा सकता, मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, इन्होंने फिर ये किस लॉ को फॉलो किया, इन्होंने ये कॉम्बिनेशन लॉ को फॉलो किया। इसको फॉलो किया कॉम्बिनेशन लॉ, किस को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस लॉ को उन्होंने फॉलो किया, लेकिन किस लॉ को इन्होंने फॉलो नहीं किया, हाँ, गैलीलियो लॉ को इन्होंने फॉलो नहीं किया। बातें समझ में आ रही है, अच्छे समझ में आ रही है। फिर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बातें बोली, बात क्या बोली कि सोडियम है, सोडियम एटम से मिलकर बना होगा। कोई भी एलिमेंट किससे मिलकर बनता है, एटम से मिलकर बनता है। तो जो सेम एटम से मिलकर बना होगा ना, इसमें सेम एटम होंगे, ठीक है, और जो सेम एटम होंगे उसके साइज, शेप और केमिकल प्रॉपर्टी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसा तो होगा नहीं केवल एक एटम हो, बहुत सारे एटम आपस में होंगे, हाँ, बहुत सारे एटम आपस में ऐड होंगे, क्या बनाए होंगे, हमारा एलिमेंट बनाए होंगे। तो इसमें जितने भी एटम है सबके साइज, शेप और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। बट तो इसमें भी तो सेम होगी सबकी, लेकिन ये दोनों आपस में क्या होंगे, डिफर होंगे, अलग अलग डिफर होंगे। बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये आपस में अलग अलग होंगे, लेकिन अपने में क्या होंगे, साइज, शेप और केमिकल प्रॉपर्टी में सेम होंगे। लेकिन अगर इसका इससे तुलना किया जाए तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अलग अलग। इन्होंने इतनी बात क्लियर है, और गैलीलियो लॉ को इन्होंने नहीं बताया। एक बातें समझ में आ रही है, अच्छे समझ में आई। तो इनके अंदर कुछ कमियां भी रही। क्या हुआ, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बहुत सारी कमियां रही। जैसे जैसे समय बीतता है तो लोग इन्हीं को पकड़ के, इन्हीं के सिद्धांतों को पकड़ के, आज से पहले किसी ने भी कोशिश नहीं किया था बताने का, लेकिन इन्हीं के सिद्धांतों को पकड़ के कुछ नया नया सिद्धांत दिया गया, इसी में थोड़ा सा जोड़ा गया, माइनस किया गया, देखा गया क्या सही बताया क्या गलत बताया, ठीक है। और जब तक इनका जो सिद्धांत दिया गया था, ना तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, ना तो प्रोटॉन की खोज हुई थी, ना तो न्यूट्रॉन की खोज, तीनों की खोज नहीं हुई। जब तक इनका सिद्धांत दिया गया, जब 1808 में दिया गया था, तो तब तक ना तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, ना तो प्रोटॉन की खोज हुई थी, ना तो न्यूट्रॉन की खोज, किसी की खोज नहीं हुई, किसी की खोज नहीं हुई। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बोला गया कि जो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एटम होता है,
ठीक, और ये अनकटेबल होता है, इसको हम काट नहीं सकते, इतना छोटा होता है। बात समझ में आ गया, कहानी समझ में आ रहा है? तो ये हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। ठीक, अब क्या होता है, इसकी कुछ लिमिटेशन भी होंगी। लिमिटेशन का मतलब इनके में कुछ गलतियां पाई गई होंगी, इनके में कुछ गलतियां पाई गई होंगी। अब वो गलतियां क्या क्या पाई गई, इनके अंदर कुछ गलतियां पाई गई होंगी। अब ये क्या क्या गलतियां पाई गई, ये देखिए। पहला कमी तो यही था कि इन्होंने, पहला कमी तो यही था, या कमी से पहले एक चीज और जान लो, इन्होंने एक चीज और बताया था, एटम आपस में मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। इन्होंने एक चीज और बोला था, एटम आपस में मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक, इन्होंने एक चीज और बताया था अपने थ्योरी में। तो कुछ कमियां भी रह गई, कमियां सुनना, लिमिटेशन सुनना कि क्या कमी रह गई। कमी ये रह गई, जब एटम आपस में कंबाइन हुआ, तो क्या बना है, एटम आपस में कंबाइन होके क्या बना रहा है, मॉलिक्यूल बना रहा है। एटम आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना रहा है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे आपस में कंबाइन। इन्होंने ये तो बताया कि एटम आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूल अणु बना रहा है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे बना है। क्योंकि एटम क्या होते हैं, मान लो कि कोई लिक्विड फेज में भी हो सकता है, कोई सॉलिड फेज में भी हो सकता है। दोनों आपस में किस फोर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं, दोनों आपस में किस फोर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं, उन्होंने उस फोर्स की व्याख्या नहीं की। मतलब कि उस फोर्स को नहीं बताया कि किस फोर्स से आपस में जुड़ा हुआ है। मान लो कि दो एटम है, दोनों एटम आपस में अट्रैक्शन दिखाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएगा, आपस में अट्रैक्शन दिखाएगा, तभी तो जुड़ेगा, मॉलिक्यूल बनाएगा। लेकिन डाल्टन ने ये बात नहीं बताया, डाल्टन ने ये नहीं बताया कि ये किस फोर्स से आपस में जुड़ेगा। तो ये इसकी क्या हो गई, लिमिटेशन। समझ में आ रहा है? डाल्टन ने ये तो बताया था कि आपस में मिलकर अणु बनाता, मॉलिक्यूल बनाता, लेकिन इन्होंने ये नहीं बता पाया कि किस फोर्स के द्वारा आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, इन्होंने ये नहीं बताया। पहला लिमिटेशन तो यही हो गया। कोई भी चीज अगर आप बता रहे हो तो उसकी पूरी पुष्टि के साथ बताइए कि ये होगा, नहीं तो आपका थ्योरी क्या हो जाएगा, गलत। बातें समझ में आ गई? और फिर इन्होंने एक बात और बताया, इन्होंने एक बात ये बताया था, अब लिमिटेशन सुनना। इन्होंने बोला जो सेम एटम होते हैं, मतलब कोई एलिमेंट किसी एटम से मिलकर बना होता है ना, तो बहुत सारे एटम से मिलकर बनेगा, तो सबकी प्रॉपर्टी क्या होती है, समान। सबकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जितने भी एटम होंगे सबकी प्रॉपर्टी, साइज से केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, बराबर होगी, समान होगी। यही तो बोला था इन्होंने। लेकिन क्या हुआ, कार्बन 12, कार्बन है ना, ये भी है, मान लो कार्बन है, तो कार्बन 13 और कार्बन 14, कार्बन के कितने आइसोटोप हुए, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये तो आइसोटोप हो गए। तो कार्बन का जो सेम है तो सबका एटॉमिक नंबर ही चेंज हो गया। देखो यहाँ पे 12 एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन एटम है, लेकिन इनका जो आइसोटोप्स है, इसका जो एटॉमिक नंबर है, तीनों का क्या हो गया, अलग अलग। देखो इसका 12 हो गया, इसका 13 हो गया, इसका 14। तो इन्होंने आइसोटोप के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। इन्होंने किसके बारे में नहीं जानकारी दिया था, आइसोटोप। ये सारे एक ही एटम्स के हैं, सब तो कार्बन ही एटम है, कार्बन एटम है, लेकिन सबका एटॉमिक नंबर अलग अलग नहीं है। कार्बन 12, इसका एटॉमिक नंबर 12 होगा, इसका 13 होगा, इसका 14। तो इन्होंने इसके बारे में भी जानकारी नहीं दी, आइसोटोप्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तो ये भी तो एक लिमिटेशन हुआ। समझ में आ रहा है, कहानी समझ में आ रहा है, लिमिटेशन क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने बोला था कि कार्बन में जो भी एटम्स होंगे सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन यहाँ पे तो किसी का एटॉमिक नंबर 12 आ जा रहा है, किसी का 13 आ जा रहा है, किसी का 14। तो इनका एक गलती है कि नहीं है, जो आइसोटोप्स खोजने के बाद पता चला। बातें समझ में आ रहा है? अब कुछ दिन आगे बढ़ा गया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज। किसकी खोज हुई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की खोज। कुछ समय आगे बढ़ा गया तो किसकी खोज हुई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है। ये एटम से भी छोटे होते हैं। तब कुछ दिन बाद जब खोजा गया तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज के बाद ये पता चला कि जो मैटर होता है, अभी तक हमको क्या पता था इनके थ्योरी से
कि जो सर मैटर होता है, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या था? एटम था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई, तब हमको क्या पता चला? जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, टीनी पार्टिकल्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मतलब इससे क्या सिद्ध हो गया कि आपने जो बोला था वो क्या है? गलत। समझ आ रहा है? तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहाँ की इनकी थ्योरी गलत हो रही है। फिर इन्होंने और एक चीज और बताया, इन्होंने ये बोला इनके एटम और इनके एटम में क्या होता है? डिफरेंट होता है। इनकी प्रॉपर्टी और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है। यही तो बोला इन्होंने कि सर इसका एटम आपस में प्रॉपर्टी सेम रखता था, इसका सेम रखता था, लेकिन आपस में इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग अलग होती है। आपस में दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग अलग होती है ना। लेकिन अगर आप ये बताइए, आर्गन एंड कैल्शियम की एटॉमिक मास कितना होता है? दोनों का 40 होता है। दोनों का क्या होता है? 40 होता है। इसका भी 40 होता है, इसका भी 40 होता है। मतलब समझ रहे हो? डिफरेंट एटम से बन के मिल के बने होंगे। दोनों आर्गन अपने एटम से मिलके बने होंगे, कैल्शियम अपने एटम से मिलके बने होंगे। दोनों डिफरेंट एटम से मिलके बने हुए हैं, लेकिन दोनों का जो एटॉमिक मास है, दोनों क्या है? सेम है। तो इनके में एक और लिमिटेशन नहीं मिल गया। दोनों अलग अलग एटम है, दोनों अलग अलग एटम से मिलके बने हुए हैं, लेकिन इनका जो एटॉमिक मास है, इसका 40 हो गया, इसका कितना हो गया? 40 हो गया। तो एक लिमिटेशन और मिल गया कि नहीं? इन्होंने आइसोबार के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। किसके बारे में जानकारी नहीं दी? आइसोबार। हिंदी में क्या बोलते हैं? समभारिक, जिसका परमाणु भार सेम, एटॉमिक मास सेम, बट एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसी को आइसोबार कहते हैं। क्लियर है? बातें समझ में आ रहा है? इन्होंने आइसोबार के भी बारे में जानकारी नहीं दी। बातें समझ में आ गई? लिमिटेशन क्लियर हो रहा है आपको? हाँ? और इन्होंने एक और लिमिटेशन दी। इन्होंने क्या बोला था? मास को नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बोला था ना इन्होंने कि मास को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लेकिन आइंस्टीन के एक लॉ आया, आइंस्टीन का एक इक्वेशन आया, E बराबर mc²। ये आइंस्टीन का इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हमारा मास किसमें चेंज हो सकता है? एनर्जी में चेंज हो सकता है। मास किसमें चेंज हो सकता है? एनर्जी में। E/c² कर देंगे तो मास किसमें चेंज हो जाएगा? एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो आइंस्टीन के लॉ के अनुसार मास क्या हो गया? किसमें चेंज हो गया? एनर्जी में चेंज हो गया। तो कहीं ना कहीं इनका लॉ गलत हुआ कि नहीं? इन्होंने बोला मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को क्रिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ से क्या पता चला है कि अगर आपके पास एनर्जी है और C है तो मास को क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? E बराबर mc²। आइंस्टीन का जो इक्वेशन है E बराबर mc², तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते थे? यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे? मास को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से इनका लॉ गलत होता हुआ सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? तो ये हमारा टोटल था हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। ठीक है? और एक बात और इन्होंने बोला था, हमसे स्किप हो गया है, ध्यान दीजिएगा। इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा होता है? एटम। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल केमिकल रिएक्शन में कौन पार्ट लेता है? एटम ही लेता है। इन्होंने ये बोला था कि जो भी केमिकल रिएक्शन होगा तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन होगा वहां पे? एटम ही। ये हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्लियर है? बातें समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी टॉपिक है। असल में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी होता है। अभी तक हम लोग पढ़े हैं डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। अभी तक हमने क्या पढ़ा? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने जिस बातों को बोला वो सारी बातें हमको पता है अभी तक कि डाल्टन ने क्या क्या बातें बोली थी। लेकिन जब डाल्टन का सिद्धांत खत्म हो गया, डाल्टन ने अपना सिद्धांत 1808 में दे दिया था, तो जैसे जैसे समय बीतता गया, इन्हीं के सिद्धांतों को लेके थोड़ा और आगे बढ़ा गया और खोज किया गया। तो हमको 3 और चीजें मिल गई। क्या क्या मिल गई? पहला हमको मिल गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है? इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। फिर किसकी खोज हुई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 1839 में खोज हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। आपको पता है ना, अल्फा कण की क्या की जाती, बम्बार्डमेंट की गई थी, तो इन सब की खोज हुई थी ना, प्रोटॉन की। गोल्डस्टीन ने खोजा था और जे जे थॉमसन ने इसके बारे में अध्ययन किया था।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जब खोज हुई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जब खोज हुई तो बताया गया मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल अब हमारा एटम नहीं रहा। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई तब बताया गया ये क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल। ये क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, एटम ये तो बताया गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब कि एटम से भी छोटा है। मतलब इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे हमारा ये प्रूफ होता है कि एटम जो है ये क्या हो सकता है, इससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे क्या है, प्रेजेंट है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई ये सब एटॉमिक पार्टिकल, तुरंत हमको ये पता चल गया कि जो हमारा एटम्स है, एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, मैटर में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जानकारी कहाँ से पता हुई, जैसे ही हमारी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई। ठीक है, तो यही मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में ये सारी बातों की जिक्र की जाती है। आप सारे बच्चों को पता होगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की। तो ईटा पर नाचे से आप लोगों को पता चलेगा, आप लोगों को पता है ईटा इस इलेक्ट्रॉन और ट से जे जे थॉमसन ने इसकी खोज की। प्रोटॉन पर से प्रोटॉन, 10 से रदरफोर्ड, लेकिन इसको गोल्डस्टीन थे, ठीक है, इन्होंने बम्बार्डमेंट कराया था गोल्ड फॉइल पे। तो गोल्डस्टीन ने तो किया और जे जे थॉमसन इसके बारे में अध्ययन भी किए थे, लेकिन रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन में हमारा क्या बनता है, ये अपवाद रहता है कि किसका नाम लिखा जाए। तो दोनों मतलब अपने हिसाब से सही है। जब ऑप्शन में अगर रदरफोर्ड रहेगा तो रदरफोर्ड लगाइएगा और गोल्डस्टीन रहे तो गोल्डस्टीन लगाइएगा। ठीक है, और न्यूट्रॉन की खोज की, न्यूट्रॉन की ईटा पर नाचे, इसकी खोज किसने की, चाइल्डविक। किसने की, चाइल्डविक। ठीक है, तो ईटा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई तुरंत हमारा ये डाल्टन एटॉमिक मॉडल जो था वो हमारा क्या हो गया, गलत। क्लियर, यहाँ तक बात। और जब ये सिद्धांत खोजा गया तो इसमें 3 चीजें भी बताई, इसमें और भी बातें बताई। क्या क्या बताई गई, ये ध्यान। इन्होंने ये बोला कि जो एटम्स होते हैं एक ही पार्टिकल्स में, जैसे कि मान लो कार्बन है, कार्बन में जो एटम्स होते हैं, कार्बन्स में जो एटम्स होते हैं उनकी सारी प्रॉपर्टी सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब कैसे नहीं हो सकती है, जैसे कि कार्बन का जो आइसोटोप्स होते हैं, क्या होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो हमारा थॉमसन इससे पहले का जो मॉडल था, क्या मॉडल था, हम लोग डाल्टन मॉडल पढ़े थे, इसमें बताया गया था कि हमारा ये जो एटम्स होते हैं ये सेम प्रॉपर्टी, सेम साइज एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन जब ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दिया गया तब क्या बताया गया, जो कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, ये एक एटम है, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया, इसके आइसोटोप्स की खोज कर दी गई। आइसोटोप्स की खोज कर दी गई तो सबका एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया। तो आइसोटोप्स की खोज के बाद हमारा क्या हो गया, यही किसमें बताया गया था, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, कोई बताएगा। आइसोटोप्स उसको बोलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट, सॉरी जिसका आइसोटोप्स होता है कि एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सबका कितना होगा, 6 होगा, लेकिन एटॉमिक मास सबका क्या होता है, डिफरेंट होता है, इसी को आइसोटोप्स कहते हैं। तो इसमें इसकी खोज की गई। फिर इसके बाद बोला गया डिफरेंट एटम्स की एक और बात बोला गया, इसमें बोला गया डिफरेंट एटम्स जब लेते हैं, डिफरेंट एटम्स जब लेते हैं, जैसे मान लेते हैं अभी आर्गन लिया और पोटेशियम लिया, अलग अलग हमारा एलिमेंट है, इन दोनों का एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 40, 40 और यहाँ पे भी 40। ठीक, जबकि ये बोला गया था, डाल्टन में ये बोला गया था कि दोनों का जो एटॉमिक मास होगा या दोनों में जो एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग होगी, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी तो सेम हो गई, सेम हो गई। तो इसमें आइसोबार की भी क्या हो गई, खोज हो गई। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में किसकी खोज हो गई थी, आइसोबार की खोज हो गई। आइसोबार क्या होता है भाई, आइसोबार ये होता है जिसका एटॉमिक मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसका 18 होता है, इसका 20 होता है।
समझ में आ रहा है? 19 होता है, सॉरी 18 और 19 क्या होगा? पोटेशियम, कैल्शियम का भी 40 होता है, ठीक है। इसका 39 और 40 दोनों होते हैं, इसके दो आइसोटोप भी होते हैं, 39 और 40 वाले, ठीक है। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है आपको? कैल्शियम का भी 40 होता है, ऐसा नहीं आप ये मत सोचिएगा कि सर इसका तो 39 होता है, इसके भी दो आइसोटोप होते हैं, एक का 39 होता है, एक का 40 होता है। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? तो यहाँ पे इसकी भी, और जो आपको E बराबर mc स्क्वायर, अभी हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बताया, वो थ्योरी कहाँ से आई थी? ये थ्योरी यहीं से मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का ही पार्ट था। क्या हुआ? बताया गया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कि जो हमारे एटम होते हैं नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जो एटम है उसके जो मास होते हैं, लेकिन इसमें क्या बता दिया गया? वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कि मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन यहाँ पे अब किसका खोज हो चुका है? यहाँ पे आइंस्टीन लॉ का बता दिया गया। आइंस्टीन लॉ क्या बोले थे? E बराबर mc स्क्वायर। इससे हमको क्या पता चलता है कि जो मास होता है वो एनर्जी में भी चेंज हो सकता है, और जो एनर्जी होता है वो मास में। यहाँ से ये लॉ, और इसमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसको दिया गया? इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बातें समझ में आ रही है? इसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसको दिया गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को दिया गया। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? अब इसके बाद E बराबर mc स्क्वायर। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन होता है, तो डाल्टन ने बताया था सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसको माना जाता है? एटम्स को माना जाता है। तो ये भी सिद्धांत जो होता है ये भी यही बोलता है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, केमिकल रिएक्शन कोई भी होता है, तो इसमें भी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसको कंसीडर किया जाता है? एटम्स को ही कंसीडर किया जाता है। इसमें भी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसको कंसीडर किया जाता है? एटम को ही कंसीडर किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को नहीं कंसीडर किया जाता है। कब? जब केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होता है तो किसको कंसीडर किया जाता है? एटम्स को। ये भी सेम बात बोलता है, ये इसमें एक बात। और एक चीज और क्या, अब ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसमें ये बोला जाता है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में कि जब कोई भी एटम आपस में कंबाइन होता है, कोई भी कंपाउंड बनाता है, ठीक है, तो ये सिंपल रेशियो में होता है। एक सिंपल रेशियो में नहीं, एक इंटीजर में होता है, मतलब 1 2 3 ऐसे होता है, लेकिन वो सिंपल रेशियो नहीं होता है। मतलब जैसे देखना, समझना, देखोगे समझ में आएगा। शुगर का फॉर्मूला, इसको हिंदी में सुक्रोज भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ये एक क्या है? इंटीजर है कि हमारा होल नंबर रेशियो है, होल नंबर है, लेकिन इनका जो रेशियो है इसको हम सिंपल रेशियो नहीं बोलते। क्या इसको एक सिंपल रेशियो बोल सकते हो? क्या इसको हम सिंपल रेशियो बोल सकते हैं? 1:2:3, 1:2:4, ऐसा कोई रेशियो है? एक इंटीजर तो है, इनका रेशियो एक इंटीजर है, लेकिन एक सिंपल रेशियो नहीं है। मतलब क्या है? जैसे कि हमारा ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, इसका रेशियो क्या होता है? 1:2:1 होता है ना। तो ये एक सिंपल रेशियो जैसा दिख रहा है। क्या ये सिंपल रेशियो दिख रहा है? नहीं। इंटीजर तो है इनका रेशियो, लेकिन एक सिंपल रेशियो नहीं। ये भी एक थ्योरी बोलता है। समझ में आ रहा है? जो एटम्स का जो रेशियो होता है वो सिंपल इंटीजर तो होता है, लेकिन एक सिंपल रेशियो नहीं होता है। जैसे 12, 22, 11, क्या कोई एक नंबर से कट सकता है? क्या ये नहीं, सिंपल रेशियो नहीं। तो ये बात हमारा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बोला गया। और एक चीज और, इसमें एक चीज और बोला गया, लेकिन उसके बारे में ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। कि इसमें ये बोला गया नाइट्रोजन के जो एटम होते हैं, नाइट्रोजन के जो एटम्स होते हैं, या नाइट्रोजन को किसमें चेंज किया जा सकता है? ऑक्सीजन में चेंज किया जा सकता है। नाइट्रोजन के जो एटम्स होते हैं वो इसको किसमें चेंज कर सकते हैं? ऑक्सीजन में चेंज कर सकते हैं। ये किससे चेंज किया जा सकता है? ये होता है ट्रांसम्यूटेशन से द्वारा। इसके द्वारा, ट्रांसम्यूटेशन के द्वारा इसको इसमें चेंज किया जा सकता है। अल्फा कण की बम्बार्डमेंट करा के इसको इसमें चेंज किया जा सकता है ट्रांसम्यूटेशन के द्वारा। तो इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि ये बहुत आगे आएगा, ठीक है। तो जब आएगा तो उसको हम पढ़ा देंगे। बस आप ये जानना कि इनके एटम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में क्या कर सकते हैं? चेंज करा सकते हैं। इनके एटम्स क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में क्या करा सकते हैं? चेंजेस करा सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। या अल्फा रेस से ट्रीट कराते हैं।
ट्रांसम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अल्फा रेस जो होता है, अल्फा किरण जो होता है उसी से क्या करना, ट्रीट कराना। उसी को जब ट्रीट कराएंगे तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन किस में चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन में। क्लियर है, बातें समझ में आ रहा है? ये बस याद रखना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये बहुत डीप बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन बस जानो कि इनके जो एटम्स होते हैं नाइट्रोजन को किस में चेंज कर देंगे, ऑक्सीजन में। और किस मेथड के द्वारा, ट्रांसम्यूटेशन मेथड द्वारा। ठीक है, अल्फा रेस से ट्रीट करा के नाइट्रोजन को किस में बदला जा सकता है, ऑक्सीजन। इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गया? तो यही हमारा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो एक बार क्विक रिवीजन के टाइप से पढ़ लेते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज के बाद हमको पता चल गया सबसे जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, अब एटम नहीं होता, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इनकी खोज किसने की थी ये बता दिया गया। अब इसके बाद क्या होगा, आइसोटोप्स के बारे में हमको जानकारी हो गई थी तब तक। फिर आइसोबार के बारे में हमको जानकारी हो गई थी। फिर इसके बाद बताया गया कि जो इसके एटम्स होते हैं ये आपस में जो जुड़े होते हैं, ये सिंपल रेशियो में, देखो सिंपल रेशियो में नहीं जुड़े, एक इंटीजर्स में तो जुड़े होते हैं, एक इंटीजर्स में तो जुड़े होते हैं, लेकिन ये एक सिंपल रेशियो नहीं है। ठीक, और इसके जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन में चेंज हो सकता है, एटम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में चेंज कर सकता है ट्रांसम्यूटेशन मेथड द्वारा। किस मेथड द्वारा, ट्रांसम्यूटेशन मेथड द्वारा। इसको बोलते हैं अल्फा रेस की, अल्फा रेस को इससे ट्रीट करा। ठीक है, तो इतनी कहानी है हमारा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी।